हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू विल फाइन। मैं हूं सैरुद्दीन खान। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था बेसिक लाइफ प्रोसेस के बारे में। तो आज एक मैं नया टॉपिक कवर करने वाला हूं जिसका नाम है होम्योस्टेटिस। तो आज हम जानेंगे कि होम्योस्टेटिस क्या है और हम उसको कैसे मेंटेन करते हैं और उसके कंट्रोल सिस्टम के कितने कंपोनेंट हैं। तो इसी के बारे में आज डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और बीच में इसके मत करना। और अगर आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये होम्योस्टेटिस जो वर्ड है वो कहाँ से आया है। आपको बता दूं कि ये होम्योस्टेटिस जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से डेराइव हुआ है। दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एक है होम्यो एंड सेकंड है स्टेटिस। होम्यो का मतलब है सेम और स्टेटिस का मतलब है स्टेबल, यानी कि रिमेनिंग स्टेबल वाई रिमेनिंग सेम। इस टर्म से हमें ये पता चला है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी बॉडी को स्टेबल रखता है, हमारी बॉडी को कांस्टेंट लेवल पे रखता है। पहले मैं आपको होम्योस्टेटिस के बारे में डिटेल में समझाता हूँ, आखिर होम्योस्टेटिस है क्या। उसके बाद मैं आपको डेफिनेशन दूंगा या फिर डेफिनेशन आप खुद भी लिख सकते हो। तो पहले हम बात करते हैं कि होम्योस्टेटिस है क्या। आपने देखा होगा दुनिया में कि कोई भी चीज़ हो वो लिमिट में ही अच्छी रहती है, या फिर बोलो तो वो नॉर्मल लेवल पर ही ठीक रहती है। अगर वो अपने नॉर्मल लेवल से ज़्यादा होती है या फिर वो कम होती है तो वो नुकसानदायक होती है। जैसे कि किसी बंदे को गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आना भी चाहिए, नॉर्मल है। अगर वही गुस्सा अगर अपने लिमिट से परे हो जाए, हाई लेवल पे हो जाए, तो वो गुस्सा नुकसानदायक होता है। इसी तरह अगर कोई बंदा खुश है, उसको या फिर हंसी आ रही है, सिंपल है, हंसी आ रही है, उसके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर वही हंसी अगर ज़्यादा हो जाए, अपनी लिमिट से परे चली जाए, नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाए, तो वो नुकसानदायक होगी। अगर हम बात करें अपनी बॉडी की, जैसे कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर अगर वो नॉर्मल लेवल पर है तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर वो नॉर्मल लेवल से ज़्यादा होगा या फिर नॉर्मल लेवल से कम होगा तो वो हमारे लिए हार्मफुल होगा। तो कोई भी चीज़ जो हमारी बॉडी के अंदर है या फिर हमारी बॉडी से बाहर है तो वो अपने नॉर्मल लेवल पर ही अच्छी रहती है। हमारे चारों तरफ एक इन्वायरमेंट है जिसको हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बोलते हैं, यानी कि आउटसाइड ऑफ बॉडी। एक इन्वायरमेंट हमारी बॉडी के अंदर भी है, यानी इनसाइड ऑफ बॉडी, जिसको हम इंटरनल इन्वायरमेंट बोलते हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट मीन जैसे कि बॉडी का खुद का टेम्परेचर, बॉडी में ब्लड शुगर लेवल, बॉडी में पीएच लेवल, ब्लड पीएच लेवल, बॉडी में सॉल्ट लेवल, वाटर लेवल। तो ये बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट है। वैसे ही एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जैसे एक्सटर्नल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर, तो ये इन्वायरमेंट है एक हमारी बॉडी का, एक हमारी बॉडी के बाहर का। लेकिन जो हमारी जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है ये हमेशा बदलता रहता है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले सर्दी थी, अब गर्मी है, अब गर्मी है, कुछ दिन बाद बरसात होगी, तो ये बदलता रहता है। लेकिन जो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे ही डिपेंड करता है। यदि बाहर गर्मी है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, और यदि सर्दी है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होगा। यानी कि हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे डिपेंड है, वो भी उसी के साथ चेंज हो रहा है। अगर गर्मी है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, सर्दी है तो घट रहा है। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट तो वो तो चेंज होता रहता है। अगर हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट पे अगर ऐसे ही चेंज होता रहा, अपने आप ही खुद ब खुद होता रहा, तो हमारी बॉडी सही तरह वर्क नहीं कर पाएगी और हमें बीमारी भी हो सकती हैं। तो हमारे अंदर एक खूबी है, हमारी बॉडी के अंदर एक खूबी है, एक एबिलिटी है जो उसको नॉर्मल लेवल पर बनाए रखती है, जो उसको कांस्टेंट बनाए रखती है। यानी कि अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर गर्मी की वजह से बढ़ रहा है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से बढ़ रहा है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो एबिलिटी है वो उसे हाई लेवल से नॉर्मल लेवल तक लेकर आएगी। यदि सर्दी की वजह से घट रहा है तो उसे लो लेवल से नॉर्मल लेवल पर लाएगी, यानी कि कांस्टेंट बना के रखेगी। ये जो एबिलिटी होती है ना हमारी बॉडी की इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट बनाने की, इसी एबिलिटी को हम होम्योस्टेटिस कहते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी to maintain a constant internal environment that's called homeostasis।
तो ये था होम्योस्टेसिस, यानी कि हमारे बॉडी की एक एबिलिटी जो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट बनाकर रखती है, वो होम्योस्टेसिस कहलाती है। अब हम बात करें कि ये होम्योस्टेसिस कैसे मेंटेन की जाती है। तो हमारी बॉडी में एक कंट्रोल सेंटर होता है जो इसको मेंटेन करता है। हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आते हैं वो उनको तुरंत डिटेक्ट करता है और साथ ही साथ रेस्पॉन्ड करता है। तो कंट्रोल सिस्टम के 3 बेसिक कंपोनेंट हैं जो इसमें बेसिकली वर्क करते हैं। वो है, फर्स्ट है डिटेक्टर, सेकंड कंट्रोल सेंटर, थर्ड इफेक्टर। अब मैं 1 बाय 1 इसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ डिटेक्टर के बारे में। डिटेक्टर यानी इसको हम रिसेप्टर भी बोल सकते हैं। डिटेक्टर क्या करता है, जो भी हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं ये उनको डिटेक्ट करता है, या फिर बोले तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो भी स्टिमुलस पैदा होता है ये उसको रिसीव करता है, चेंजेस होता है उसको रिसीव करता है और केमिकल सिग्नल के थ्रू ये कंट्रोल सेंटर को मैसेज देता है और कंट्रोल सेंटर फिर उसे रिसीव करता है। अब मैं बात करता हूँ कंट्रोल सेंटर के बारे में, यानी कि ब्रेन के बारे में। ब्रेन को जो मैसेज रिसीव होता है डिटेक्टर से, उस मैसेज को वो रिसीव करता है, देन एनालाइज करता है और ये पता लगाता है कि क्या चेंजेस आए हैं एक्चुअली में और अब उसे क्या करना चाहिए। और ये पता लगाने के बाद एक कमांड भेजता है इफेक्टर के लिए। तो ये कंट्रोल सेंटर का काम होता है। अब मैं बात करता हूँ लास्ट इफेक्टर के बारे में। इफेक्टर को जो कमांड रिसीव होती है कंट्रोल सेंटर से, वे उस पर वर्क करता है, एक्शन लेता है। जो भी चेंजेस आते हैं वो उनको नॉर्मल लेवल पर पहुंचाता है, यानी उनको पहले जैसे कांस्टेंट बनाता है। तो ये करता है इफेक्टर। इफेक्टर क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि ग्लैंड्स हैं और स्केलेटल मसल्स हैं, तो ये इफेक्टर का काम करते हैं। तो ये था होम्योस्टेसिस, और आज की इस वीडियो में हमने जाना कि होम्योस्टेसिस क्या है और उसको हम कैसे मेंटेन करते हैं और उसके कंट्रोल सिस्टम के कौन कौन से वैसे कंपोनेंट हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आप अपने चैनल फार्मेसी वाला पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।